नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत। मैं हूं प्रकाश जायसवाल। आम शख्स से शख्सियत तक का सफर। ट्यूशन टीचर कैसे बन गया सैकड़ों बेरोजगारों के लिए हम सफर। कभी मीटर रीडिंग का काम तो कभी संघर्ष से गुजर रहे थे सुबह शाम, जिसने खुद की लगन से पाया बड़ा मुकाम और अब इस क्षेत्र के लिए बन चुका है एक बड़ा नाम। शख्सियत के इस क्रम में हमारे साथ मौजूद है आज एक खास मेहमान सुधीर प्रताप सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। पहले आम फिर खास, अब हमारे शो के लिए शख्सियत तक का सफर, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग अनुभव रहा शुरुआत से ही। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपकी सारी टीम को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं तहे दिल से पूरे शहडोल ज़िला के, पूरे शहडोल संभाग के पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं कि आज तक कभी भी आप लोगों ने, जितने पत्रकार भाई हैं, हमारे बंधु हैं, कभी भी मेरे चरित्र पर आप लोगों ने किसी प्रकार का दाग नहीं लगने दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा, या इस लायक मुझे आप अपनी शख्सियत पर बुलाए। ये सभी पत्रकार जितने अपने शहडोल संभाग के हैं, ये आप लोगों का ही श्रेय है। अगर एक दाग भी लग गया होता मेरे ऊपर तो शायद मैं आज इस मुकाम में, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठा होता। बिल्कुल सिंह साहब, ये तो आपके कर्मों का परिणाम है। निश्चित रूप से जब हम बेहतर करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, या अपने लिए करते हैं, या हमारा जो आगे का लक्ष्य है उसके लिए करते हैं, तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं। हम शख्सियत के इस सफ़र की बातचीत की शुरुआत को आगे ले जाएं, उससे पहले हम आपके और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। जी, वैसे तो हम लोग बेसिकली मूलतः अगर कहा जाए तो आज से हमारी 6वीं पीढ़ी जो है राजस्थान से माइग्रेट होके सतना ज़िले पे आई थी। हमारे बाबा जी के बब्बा जी आए थे, उनका नाम था स्वर्गीय श्री धाराजीत सिंह जी। हमारे बब्बा जी पेशे पे थे, मतलब पेशे सर्विस पर थे, तहसीलदार हुआ करते थे इसी शहडोल में, सतना में। काफ़ी चर्चित व्यक्तियों में थे। स्वर्गीय श्री बद्री सिंह जी नाम था। मेरे माता पिता श्री नारायण बहादुर सिंह, माता जी हमारी श्रीमती पद्मा देवी। मैं तो उन्हें काफ़ी साधु मानता हूँ, दोनों को काफ़ी सात्विक लोग हैं। माता पिता कभी भी उनको बहुत ज़्यादा कभी भी वो दुनियादारी से बहुत मतलब नहीं रखे। हम 2 भाई हैं, एक भाई मैं और एक हमारे बड़े भैया हैं, एक हमारी बहन है। सन 2008 में मेरी शादी हुई। शादी के रूप में मैं कहूँगा मुझे लक्ष्मी मिली, जिनके चरण पड़ते ही मेरी किस्मत बदल गई। वैसे भी घर में सबसे पहले लक्ष्मी माँ कहलाती है, उसके बाद बहन कहलाती है, उसके बाद पत्नी कहलाती है, और उसके बाद अपनी बेटी कहलाती है। बिल्कुल। इन सभी को, आदमी को, बहन, बेटी, माँ को तो जब भी घर से आदमी निकले तो उनका चरण स्पर्श करके ही निकलना चाहिए। बिल्कुल। और पत्नी को हमेशा सम्मान देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। छोटे मोटे झगड़े तो सभी के चलते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि से देखिए, हम क्या है, पहले से हमारा काफ़ी अच्छा वो था, मगर बीच में हमारे पारिवारिक जो संपत्ति का विवाद हुआ, ये हमें काफ़ी पीछे ले गया। विवाद चाहे कभी किसी का हो, आदमी कभी आगे नहीं बढ़ाता, पीछे ही ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से हमारे साथ भी वही हुआ। हमारे बड़े पिताजी लोगों ने पारिवारिक विवाद किया काफ़ी संपत्ति को लेके, जिससे हमें काफ़ी आर्थिक तंगी हुई। चूँकि हमारे पिताजी सबसे छोटे थे घर पे, और वो बहुत ज़्यादा दुनियादारी रखते नहीं थे, मतलब नहीं रखते थे। इस वजह से उनका शोषण भी हुआ। अगर कहते हैं जो होता है बिल्कुल कुछ एक अच्छे के लिए ही होता है। सिंह साहब, विद्यार्थी जीवन में जी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या उसी समय आपने तय कर लिया था कि आपको व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में जाना है, या आप शासकीय सेवाओं में आना चाहते थे पढ़ने लिखने के बाद? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई, उसके बाद मेरी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई हुई। जब मैं पढ़ाई किया था तो मेरा दिली तमन्ना थी कि मैं प्रशासनिक सेवा पर जाऊं। कुछ सेवा भाव था मेरा। मैं बिल्कुल भी बिजनेस लाइन या इनमें नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पारिवारिक स्थितियां ऐसी बनी, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए, कुछ चीज़ें ऐसी कि पढ़ाई अब उस हिसाब से नहीं कर पाए अपन। बिल्कुल। उस हिसाब से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। एक आध बार मैंने पीएससी का एग्ज़ाम भी दिया,
वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, चूँकि तैयारी या तो हम अपनी कमाई की तरफ ध्यान लगाते या तो अपनी पढ़ाई की तरफ। तो इस वजह से फिर मुझे लास्ट में व्यापार ही चुनना पड़ा। बिल्कुल जी। तो व्यापार चुनने का एक कारण कहीं ये तो नहीं था कि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं, खासतौर से हम अगर इस क्षेत्र की बात करें कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा व्यापार और उद्योग को लेकर ज़्यादा गुंजाइश नहीं बनती, वहाँ पे आखिर आपने व्यापार और कारोबार को ही क्यों चुना? देखिए, सीधे भाषा में तो कहा जाए कि जब कुछ विकल्प नहीं था, जब शासकीय सेवक नहीं बन पाए या जब और कुछ नहीं कर पाए, तो फिर क्या करें, व्यवसाय ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर तो हमारा ये था कि हम शासकीय सेवक बनना चाहते थे, फिर नहीं बन पाए तो फिर व्यापार पे आए। मगर शुरू से छोटे से हमारी वो थी कि जब मैं 5th-6th क्लास पे था तब भी से मेरी ये थी कि मैं कुछ काम ऐसा करूं कि मैं साधारण ना रहूं। साधारण लोग साधारण काम करते हैं, असाधारण लोग असाधारण काम करते हैं, हमें कुछ बड़ा करना था, बड़ा काम ही सोचना था। चाहे मैं प्रशासनिक में जाता तो बड़ी उसमें, जैसे मेरे सबसे पहली होती कि मैं पुलिस अधीक्षक बनने का था, उसके बाद नहीं था तो फिर सोचे थे कि तहसीलदार बनते। जब दोनों नहीं बन पाए तो फिर ये लगा व्यवसाय ही ठीक है। फिर व्यवसाय को अपन चुने और धीरे धीरे सबका आशीर्वाद था, सबका सहयोग था, तो सफलता मिलती गई। सिंह साहब, मीटर रीडर, ट्यूशन टीचर, कैसा रहा ये सफर? काफ़ी मज़ेदार और रोचक था सफ़र, मीटर रीडिंग और ट्यूशन की शुरुआत मैं जब शायद 6th क्लास में था, तो पहली बार मैं ट्यूशन पढ़ाने अपने राजकुमार खरिया जी हैं, जो शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उनके बड़े बेटे अमन खरिया को पढ़ाने गया था। दूसरा उसी में फिर केसु मेडिकल वाले थे, शिव होजरी वाले थे। ये बात है सन 1994-95 की। तो काफ़ी रोचक था, अच्छा भी लगा कि चलो कम उम्र में कुछ करने लग गए हैं। पारिवारिक स्थितियां भी ठीक नहीं थी। सन 2004-5 की बात है, जब मुझे मीटर रीडर का जॉब मिला ग्राम गोहपारू में, चुहरी क्षेत्र। पहले मिला था खन्नौदी क्षेत्र, उसके बाद मिला था चुहरी क्षेत्र जी। काफ़ी मुश्किल का काम तो होता है मीटर रीडरों का, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। घर घर में जाके मीटर रीडिंग करना पड़ता है। उस समय हमें गवर्नमेंट 50 पैसे देती थी बिल बांटने का, और 1 रुपये या 1.5 रुपये देती थी अपना मीटर रीडिंग लेने का। बिल्कुल। हजारों में घर होते थे, गांव दूर दूर गांव होते थे। साइकिल से जाना पड़ता था, कभी पैदल जाना पड़ता था, कभी किसी से लिफ्ट लेके जाना पड़ता था। काफ़ी मुश्किल आती थी मीटर रीडिंग में। उसके बाद लौटते थे, फिर ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर कुछ और भी काम करते थे। तो काफ़ी रोचक था सफ़र, अच्छा लगा। अभी भी पुरानी यादें याद करते तो अच्छा लगता है कि चलो उस समय संघर्ष किए। निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप करिए। जी। सुधीर जी, संघर्ष के, गरीबी के, बेरोजगारी का कुछ ऐसा क्षण जो आप हमेशा उसे याद करते हैं और जो प्रेरणा का स्रोत हो? मुझे ये याद है, एक बार 30 मई की दिन थी। जी। हमारे एक मामा जी बुढ़ार में रहा करते थे। मेरी उम्र उस समय 16-17 साल थी, ऐसे आई थिंक 17-18 के आसपास ही रहा होगा। 30 मई के दिन था, अच्छी गर्मी पड़ रही थी। उस समय इलेक्शन का समय था, उसी दिन शहडोल में इलेक्शन हुए थे, किसी चीज़ की याद नहीं मुझे अच्छे से। जी। मुझे बुढ़ार जाना था मात्र 100 रुपये लेने। बसें नहीं मिली, चूँकि उस समय बसें भी कम होती थी और बस सभी इंगेज थी चुनाव में, जाना ज़रूरी था। तो मैं ये ठाना कि मुझे पैदल ही जाना है, चूँकि पैसे की अत्यंत आवश्यकता हुई थी। तो जमुई के पास गया तो मेरी चप्पल टूट गई। फिर भी अपन ये सोचे कि शहडोल वापस हो जाए कि बुढ़ार जाएं, चूँकि पैर जल रहे थे। इसके बाद अपन बुढ़ार तक का सफ़र पैदल अकेले ही मैं तय किया था। सरफा नदी में पानी भी पिया था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। और उस क्षण को मैं हमेशा याद करता हूँ, और उस क्षण को याद करता हूँ मुझे काफ़ी खुशी भी होती है कि उस उम्र में मैं 20-22 किलोमीटर पैदल, और भी गर्मी में चला। तो अपने आप को तपाने का जो वो था, जो शरीर हमारा तपा था, वो मुझे आज भी अच्छे से याद है कि काफ़ी एकदम शरीर से पसीना है। शहडोल से बुढ़ार तक तो आजकल मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से हम लोग जा पाएंगे, बिल्कुल पैदल, वो भी। वो हमेशा वो चीज़ मुझे याद आती है कि अच्छा था सफ़र, अकेले। भला ही ना उस समय मोबाइल हुआ करता था ना कुछ,
उसी समय कुछ आम भी पके होते तो 1-2 आम भी तोड़ तोड़ के खाया था मैं, और सरफा नदी में पानी भी पिया। फिर आगे बढ़ गए, लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का समय मुझे लगा था, मुझे शायद अभी उतना याद नहीं आ रहा है। बुढ़ार पहुँचने 4 से 5 घंटे लगे थे जी। कहते हैं कि आपके दाएं तरफ के जेब में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रहता ही रहता है, क्या है उस सिक्के का राज? एक्चुअल में क्या है, हमारे मामा जी हैं जो पेशे से डॉक्टर थे, अब तो रिटायर हो गए बुढ़वा में, डॉक्टर श्री यशवंत सिंह परिहार। उनकी एक ज़मीन थी मेरे पास, चूँकि कोई व्यवसाय नहीं था, पहली बात है, मैं मामा जी से बोला, मामा जी बोले इस ज़मीन को बेचना है। मैं बोला ठीक है मामा जी, ये ज़मीन आप मुझे दे दीजिए। तो मामा जी थोड़ा स्तब्ध हुए कि कैसे लोगे, पैसे तो नहीं है। तो मैं उनको 1 रुपये दिया था। बोला मामा जी ये रखिएगा, मैं देखूंगा कि मेरा सिक्का चल देगा कि नहीं चलेगा, ये आप किसी को दीजिएगा नहीं, और ये आप अपने पास रखिएगा, मुझे 2 महीने का समय दीजिए। मामा जी ने भी मेरे पर विश्वास किया, सगे मामा हैं हमारे, विश्वास किया, बोले ठीक है इस ज़मीन को आप अपने हिसाब से जैसे बेचना वैसे बेचिए। बिल्कुल। तो मैंने उसको बेचा। मेरे साथी एक हैं मिस्टर राजेंद्र श्रीवास्तव जी, हम लोगों ने मिलकर साथ में बेचा मामा जी की ज़मीन। अच्छे पैसे मिले मुझे और इन दोनों को भी। बिल्कुल। आज वो भी अच्छे मुकाम पर हैं, श्रीवास्तव जी भी। और उस पैसे से फिर हमने एक और ज़मीन खरीदी थी, उसको भी, ये बात है सन 2008 की, उसको भी हम लोग बेचे तो काफ़ी पैसे मिले। तो फिर अब बिजनेस में गोपारू पे हमने ज़मीन लिया, 4 एकड़ 65 डिसमिल ज़मीन। उस ज़मीन से माननीय नीरज दुबे जी कलेक्टर थे और गजेंद्र सिंह साहब SDM हुआ करते थे, गोपारू में बस स्टैंड बना था, उसको दिए तो वहाँ की वैल्यूएशन बढ़ी। तो उस ज़मीन से वो 1 रुपये का सिक्का कहा जाए तो मेरा भाग्य बदला। फिर मामा जी ने मेरा वो सिक्का वापस किया, बोले लो तुम्हारा सिक्का चल गया है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा उस सिक्के को जेब में रखता हूँ अपने। जी। सुधीर जी कहते हैं कि राजनीति में 2 ही लोग आते हैं, एक पैसा कमाने और दूसरा पैसा बचाने। आप क्यों आए? जी, हमारा सब वो था कि हमें सेवा करना है, न हमें कोई अभाव था राजनीति में आते वक्त, और ना कोई हमें किसी पर प्रभाव दिखाना था। बेसिकली राजनीति में लाने वाले तो अब इस दुनिया पर नहीं हैं, माननीय मार्तंड प्रताप त्रिपाठी जी, उनसे मेरा अच्छा लगाव था। वो भी मेरे को बहुत मानते थे, एकदम बेटा जैसे मानते थे, और वो मेरे को पहली बार भाजपा में जोड़े। बोले तुम्हारे अंदर कुछ करने की चाहत है, तुम कुछ करो, नेतागिरी में आओ। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जिला उत्सव प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को जिला मंत्री बनाया अपने ही कार्यकारिणी में। वर्ष 2013-14 की बात है, ऑर्केस्ट्रा हुआ गोपारू में दुर्गा जी के समय में, तब मेरी और आपकी शायद पहली मुलाकात हुई थी। और आपने मुझसे कहा कि भैया 2015 में चुनाव होने वाले हैं, आपको गोपारू की राजनीति में सक्रिय होना है। तो आप, उस समय तक मेरा किसी भी प्रकार से मन नहीं था। बार बार आपके द्वारा, एक हमारे साथी हैं कमलेश तिवारी जी, मोहम्मद हारून, एक मुस्लिम फैमिली है लूली, शायद आप तो जानते ही हैं, और भी रमाशंकर तिवारी जी हैं, कई लोगों ने मुझे ये बोला कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। खासकर आपका प्रेशर तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा था। याद है आज भी मुझे 2014 की बात, आपने मेरे लिए शायद प्रचार में कोई वीडियो ऑडियो भी रिलीज़ किया था। हाँ, उसको आप खुद भी लेके सुनाते थे लोगों को। बिल्कुल। फिर 2015 में चुनाव हुआ और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा, आप लोग की मेहनत थी। सूरज सिंह थे हरदिया वाले, वो भी बेचारे बहुत मेहनत किए। 2015 में अपन चुनाव जीत गए और उपाध्यक्ष बन गए। सबसे बड़ा श्रेय तो आप ही का था। बिल्कुल। सिंह साहब, जब भी राजनीति की बात आती है तो हम महानगरों की राजनीति पर सक्रिय होना चाहते हैं, हम शहरों की राजनीति पर सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन आपकी सक्रियता गांव और जनपद स्तर पर रही। कुछ विशेष ये था कि देखिए, नगरों में और महानगरों में आप अगर राजनीति करते हैं, मेरा मानना है, मैं दूसरे की तो नहीं बात करता, मैं अपनी बात करता हूँ, कि वहाँ सिर्फ अपना आप वर्चस्व बनाने जाने की सोच रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है। मगर अगर आप ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की स्तर की राजनीति सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आप जनता के लिए जाते हैं। एक गांव का सरपंच है, वो जनता की सेवा के लिए चुना जाता है। वो घर घर जुड़ा हुआ होता है, जनपद सदस्य घर घर जुड़ा हुआ होता है।
तो जितनी अच्छी, मेरे को लगता है कि जितनी अच्छी सेवा हम गरीब जनता की, गांव, चूँकि आज भी अपन अपने देश में ही काफ़ी पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल। अपन अपने आप को काफ़ी विकासशील मान रहे हैं, विकसित मान रहे हैं, मगर हम अपने देश में ही काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो जितनी अच्छी सेवा आप राजनीति में अपने गांव में रह के कर सकते हैं, छोटे कस्बा में रह कर सकते हैं, उतना बड़ा जिले में या वहाँ आप नहीं कर सकते हैं। जनपद की राजनीति तो मैं इसलिए चुना क्योंकि जनपद की राजनीति में किसी प्रकार का निर्माण आप कर नहीं सकते। बिल्कुल। निर्माण एजेंसी जनपद नहीं होती, निर्माण एजेंसी होती ग्राम पंचायत। आप ग्राम पंचायतों के किए गए कामों का मूल्यांकन या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उन पर आप कसावट कर सकते हैं, गलत कामों को आप रोक सकते हैं। जी हाँ, तो मतलब मेरा कुल मिला के ये भाव था कि हमें गांव की पब्लिक की या गांव की जनता की ही सेवा करना था। अमूमन सिंह साहब, ऐसा होता है कि सामाजिक लोकप्रियता के लिए लोग काफ़ी खर्च करते हैं, चाहे वो अपना समय हो, पैसा हो, पर आपकी जो क्षेत्रीय लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं एक विरासत के रूप में आपको मिलती जा रही है। कहते हैं आप मिट्टी को भी छूते हैं तो वो सोना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी को छुएंगे सोना हो जाएगा। क्या होता है, कुछ लक होता है, अपन मानते हैं 10% आदमी का भाग्य भी काम करता है, कुछ आदमी का चरित्र होता है, कुछ आदमी का भाग्य होता ही है, कुछ सबका सपोर्ट होता है। जैसे हमारी श्रीमती जी हैं, वो काफ़ी धार्मिक हैं, उनको गायों के प्रति बड़ा लगाव है, कुत्ते हो गए, जानवरों के प्रति उनका अच्छा खासा विशेष लगाव है। बिल्कुल। हाँ, मतलब उनको मिट्ठू हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, अगर वो भूखा है, इवन कोई प्राणी भी हो, कोई प्राणी हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने जेब से निकाल के पैसा वो दे देंगी। या बिल्ली का बच्चा घूम रहा है, आवाज़ कर रहा है, कुत्ता रो रहा है, कुछ भी, तो बिल्ली गाय हो गई तो निकाल के जो भी खाने का सामान वो दे देना है। इसी प्रकार से मेरा बेटा बेटी को भी वो यही संस्कार दिए हुए हैं कि मन से आपको, दिल से आपको भावुक होना चाहिए, हृदय आपका हमेशा कोमल होना चाहिए। जी हाँ, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि जिस चीज़ को मैं छूँगा तो सोना हो जाएगा कि हीरा हो जाएगा। ये लोगों का, आप जैसे जो वेल विशर हैं, उनका मानना है। लेकिन आपने लास्ट टाइम कुछ क्रेडिट दिया अपने धर्मपत्नी को कि वो मेरी ज़िंदगी में आई तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो कहीं ऐसा लगता है कि आपको किसी के आने से, किसी के जाने से जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं? जी, चूँकि अपन हिंदू विचारधारा के लोग हैं, हमारे आपके पुरखे या जो पुराने लोग हैं वो तो शुरू से कहे ना बिल्कुल कि पैर फलता है, बिल्कुल, भाग्य जुड़ते हैं। तो हो सकता है कि हमारी और हमारी पत्नी का जब भाग्य मिला तब हमारा विकास हुआ। बिल्कुल, मेहनत तो मैं शुरू से करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे एक मामा जी हैं, मृगन सिंह जी, यहीं शहडोल पुलिस में, आप भी जानते हैं। उनका हमेशा कहना हुआ करता था कि 12 साल में तो घूर के भी दिन फिरते हैं, मतलब कचड़े के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुम तो इंसान हो, आज नहीं कल फिरेगा। आज मैं उनकी बातें हमेशा याद करता हूँ कि घूर माने कचड़ा के जब दिन फिर गए तो हमारे तो फिर ही गए ना। तो हम इसमें धर्मपत्नी जी का आना, हमारी चूँकि 2008 में मेरी शादी हुई, 2008 में ही मेरा विकास हुआ आर्थिक रूप से, तो मैं इसमें निश्चित तौर पर उनको जरूर श्रेय दूंगा। सिंह साहब, संघर्ष के दौर में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी पैरेलल चलते हैं। आपके जीवन में आपके ऊपर भी कुछ ऐसे आरोप लगे? निश्चित तौर पर कई लगे, कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ बोला, मगर मैं ये मानता हूँ कि इतना ज़्यादा मेरे ऊपर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगे किसी चीज़ के, क्योंकि मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ। मानव है, मानव तो गलतियों का पुतला है, करता ही है और होती भी है, कुछ जाने हो जाती है, कुछ अनजाने हो जाती है। इसके बाद भी अपन कोशिश करते हैं, जैसे अपन जनपद में बैठे, कई बार हमारे पास ऑफ़र आए लोगों के कि ये कर लीजिए, वो ले लीजिए, ये ठेका ले लीजिए, ये कर लीजिए। अपन हमेशा इस चीज़ों से बचते रहे कि नहीं भैया, हम अपनी जो हमारा है उस पर हम खुश हैं, हमें किसी का नहीं चाहिए। फिर मैं तो एक फार्मूले पर चलता हूँ कि मेरा नहीं तो मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, मेरा है तो मुझे अपना 1 रुपये है वो भी चाहिए। बिल्कुल। सिंह साहब, हम जब नगर की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ भी जो बेरोजगार है वो छोटे से
छोटी सी पूंजी में वो रोजगार करके अपना जीविकोपार्जन कर लेता है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, आप गांव की एक सक्रिय राजनीति में है, वहाँ के वर्तमान जनपद उपाध्यक्ष भी हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं कि जिनके पास 2 ही 3 सीजन होते हैं, या तो महुआ हो गया या तो जो कृषि का सीजन होता है वो, उसके बाद उनके अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसे में उन क्षेत्र के लिए, उन बेरोजगारों के लिए, उन गरीब आदिवासियों के लिए आप क्या सोचते हैं उनके रोजगार के बारे में? ये बात है सन 2012 की। यहाँ जब नीरज दुबे जी कलेक्टर थे और गजेंद्र सिंह साहब एसडीएम थे, जी। तो दिया पीपर के पास झांपी टोला में एक काफ़ी बड़ी गवर्नमेंट की लैंड खाली है। तो उस समय मैं नया गोपारू में गया, 2 ही साल हुए थे। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय से चर्चा किया था कि हमारे गोपारू क्षेत्र में ऐसा कोई प्रतिष्ठान या ऐसा कुछ औद्योगिक क्षेत्र दिया जाए जिससे हमारे यहाँ की गरीबी कुछ हद तक समाप्त हो सके। बिल्कुल। तो पहले तो हम चाहते थे वहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए या इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए। जब कुछ भी नहीं बना तो फिर नीरज दुबे जी एक दिन हमें बुलाए, बोले आपके क्षेत्र में अगर हम औद्योगिक क्षेत्र दे दें तो मुझे काफ़ी हर्ष हुआ, काफ़ी मैं खुश हुआ, चूँकि गजेंद्र सिंह साहब मुझे काफ़ी मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं। तो उन्होंने बोला यार उस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र ज़रूरी है, औद्योगिक पार्क बन जाएगा, कुछ कंपनियां आएंगी तो निश्चित तौर पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। चूँकि मेडिकल बनने से लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, क्षेत्रीय जनता को मेडिकल और यूनिवर्सिटी से कोई रोज़गार नहीं मिलना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने हमें बुलाया, बोले ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो मैं बोला बिल्कुल, मैंने उनका धन्यवाद दिया और उसी समय उन्होंने वहाँ के लिए 100 हेक्टेयर ज़मीन, शायद 100 हेक्टेयर या 100 एकड़, ऐसा कुछ ज़मीन उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास रीवा से फ़ोन आया कि सर बोर्ड गड़वाना है बाणगंगा बाईपास में और कुछ जगह। वहाँ के इंजीनियर और एक जो अधिकारी थे फ़ोन किया कि भैया वहाँ बोर्ड गड़वा दीजिए, औद्योगिक पार्क दिया पीपर का। तो फिर अपन लोग बोर्ड गड़वाए। अब देखिए इसका कब निविदा जारी होगी और कब हमारे यहाँ फैक्ट्री बनेगी। मतलब 1-2 साल में तो ये लगता है कि शायद अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ बन जाएगी, कुछ हद तक गरीबी में अपन कंट्रोल हो पाएंगे। ये अपना मंशा थी कि फिर दूसरा मंशा थी कि जैसे पानी की हमारे यहाँ काफ़ी समस्या थी गोपारू क्षेत्र में। तो सिंह साहब हम उस विषय पर आएंगे, पर एक महत्वपूर्ण विषय ये कि 5 साल गुजरने वाले हैं आपके जनपद उपाध्यक्ष के कार्यकाल के, और जो वहाँ की जनता है वो अगली पंचवर्षीय भी आपको जनपद उपाध्यक्ष के रूप में, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, अपने स्थानीय नेता के रूप में देखना चाहती है। हमें ये बताएं कि आपका 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियां रही, क्या दिया उस क्षेत्र को आपने, और जो आने वाला जो 5 साल होगा आपका क्या प्लान है? देखिए 5 वर्ष गुजरने वाले नहीं, 6 वर्ष गुजर चुके हैं। बिल्कुल। 2015 से 2021 जाने वाला है 2-3 महीने बाद। जनता का निश्चित तौर पर मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लगाव कर बैठे, मैं भी कर बैठा और जनता भी कर बैठी। जो विरोधी तो हमेशा बाहरी करके कहते थे कि ये बाहरी हैं, इनको हमें नहीं करना, मगर जनता, एक बार क्या हो, चुनाव का समय था, बिल्कुल, मैं एक गरीब महिला के साथ बैठा हुआ था, उसके सामने 4-5 गोपारू जनपद के आगे 2-3 बोर्ड लगे हुए थे, उसमें एक बोर्ड मेरा भी लगा था और हमारे जो साथी लोग थे जो मेरे साथ चुनाव लड़े थे विपक्ष में, उनके भी बोर्ड लगे थे। वो महिला मेरे को नहीं पहचानती थी, तो मैं बोला कि बैठा, बोला अम्मा किसको वोट देंगी आप? तो मेरी फ़ोटो की तरफ इशारा की, बोली मैं इनको वोट दूंगी। मैं पूछा इनसे कभी मिली हो, ये तो बाहर के हैं। बोले नहीं, ना मैं मिली हूँ और ना मैं इनको जानती हूँ। तो मैं बोला फिर क्यों आप बाहर देंगी, आप बाहरियों को वोट क्यों देंगी? बोले नहीं, इनके बारे में जितना सुनी हूँ और जितना मैं जानती हूँ, और जो वो उन महिला का कहना था कि मैं चेहरा पढ़ती हूँ। आज भी मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, गिरजा होटल के बगल में एक गरीब परिवार है, वो तो बोली मुझे चेहरे से लगता है कि नहीं ये काम ठीक करेंगे, ये उनका स्नेह था। फिर गोपारू में जब आप जीते तो सबसे पहले हमारे पास समस्या थी पानी की। इस संबंध में अपने एसडीओ, अपने पीएचई श्री दिवाकर सिंह जी से मैं चर्चा किया था कि अपने यहाँ पानी की समस्या को कैसा हल किया जाए। तो दिवाकर सिंह जी ने इसको गंभीरता से लिया था और माननीय अपने जो ई साहब थे, और ई साहब ने फिर सीएम साहब से चर्चा की कि गोपारू में सोन नदी पर एक डैम बनाया जाए और उससे फिल्टर पानी बिल्कुल 30 पंचायतों के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया।
तो सीएम साहब ने फिर उनसे पूछा कि पैसा कहाँ है, तो फिर उन्होंने बताया कि माइनिंग में पैसा है। तो माइनिंग के फंड से शायद 78 करोड़ या 80 करोड़ रुपए का फंड रिलीज़ किया गया, लोगों तक पानी पहुंचाया गया। गोहपारू में चूँकि बस स्टैंड के लिए मैं ज़मीन दिया था, तो नया बस स्टैंड का निर्माण कराया गया। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपन शुरू से लगे हैं। अगर देखिए सब कुछ अच्छा रहा तो 2-3 साल में 2025 के पहले पहले अपना गोहपारू एक इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा, कुछ लोगों को बेरोजगारी हल होगी। अभी हमारा आगे आने वाला समय जो है, अगर जनता जनार्दन चुनती है या मैं जाता हूँ अपने जनपद में, तो सबसे पहला मेरा ध्यान रहेगा कि जो हमारे यहाँ गोहपारू में दुकानें हैं, जो साप्ताहिक बाजार है, वो एकदम रोड पर लगती है। उसे मैं या तो अंदर करने का प्रयास करूंगा या तो कहीं दूसरी जगह अन्यत्र शिफ्ट करना है मुझे। क्योंकि देखिए कभी घटना दुर्घटना, बिल्कुल इतनी चालू रोड है, स्टेट हाईवे की रोड है, घटना दुर्घटना हो गई तो उस समय किसी के पास कुछ भी बोलने का शब्द नहीं रहेंगे। बिल्कुल कई घटनाएं घट भी चुकी हैं। जी हाँ। सिंह साहब, कुछ पुराने प्रोजेक्ट जिसे लगता हो कि आपने शहर या नगर या समाज को दिया है, और आने वाले जो कुछ प्रोजेक्ट हो उनके बारे में बताएं। प्रोजेक्ट से मैं समझा नहीं, आपका कैसा? प्रोजेक्ट का तात्पर्य हमारा कि प्रतिष्ठानों को लेकर, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो प्रतिष्ठान हो जी। जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आगे। क्या है कि जैसे सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई जब मैं गोहपारू में जीता, तो किस्मत की बात कहे कि 10-12 लोगों ने, हमने गैस एजेंसी निकली, गैस एजेंसी का बिड निकला, गवर्नमेंट ने, भारत पेट्रोलियम ने निकाला, हम लोगों ने भी डाला। 2 बार दूसरे लोगों का निकला, तीसरी बार मेरा नाम निकला। 2 लोग नहीं खोल पाए, पता नहीं क्या कारण हो गया था, मुझे तो नहीं पता। 2 लोग नहीं खोल पाए, तीसरी बार मेरा नाम निकला। सबके सहयोग और आशीर्वाद से, अपन पूर्वजों के आशीर्वाद से उस प्रतिष्ठान को आज संचालित किए हुए हैं। श्रेया भारत गैस, जो बच्ची के नाम पर मेरे नाम चल रहा है। अभी हमने नया बाईपास में एक होटल बनाया है, उसका नाम है न्यू यस पैलेस। उसमें 52 कमरे हैं, हॉल है, लॉन है, स्विमिंग पूल है, बारात घर का मैरिज गार्डन है और होटल है। बिल्कुल। बांधवगढ़ में अभी हमारा एक नया रिसोर्ट बन रहा है, ग्रीन ट्रीट करके, पतौर में। आगे आने वाले समय में हम एक रिसोर्ट की मैं और प्लानिंग कर रहा हूँ। अब देखिए कितना ऊपर वाला। सिंह साहब, ये तो अपने संभाग की बात होगी, संभाग के बाहर भी अपने कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं? संभाग के बाहर बिलासपुर में सोच रहा था एक होटल बनाने की, मगर अभी सब पेंडिंग पर पड़ा हुआ है। बिल्कुल। सिंह साहब, कहीं ना कहीं आप एक मॉडल के रूप में देखे जाते हैं, चाहे वो एक रिच पर्सन हो, चाहे वो एक युवा राजनीति हो। युवा राजनीति में जो आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि राजनीति में अगर आएँ तो सिर्फ सेवा भाव से आएँ। बिल्कुल। कमाने की उससे बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि आप कमाई करेंगे और अपना नाम करेंगे। अगर नाम करना है अपने को तो आप राजनीति में सिर्फ सेवा भाव से आइए। जब सेवा करेंगे तो आपका नाम अपने आप हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, आज के समय में जो नशा है, जिस पर हमारे माननीय एसपी साहब काफ़ी काम भी किए हैं, तो मैं तो युवाओं से ही कहूँगा कि नशे से बिल्कुल दूर रहें, 100 कोस दूर रहें। चाहे गुटखा हो, शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, चरस हो, गांजा हो, कोरेक्स हो, हर प्रकार के नशे से दूर रहें। आपका जब 24 घंटे दिमाग शांत रहेगा, दिमाग अच्छे से चलेगा, मन शांत रहेगा, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तब तो आप अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। सिंह साहब, सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार आपके कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप देने का सोचते रहते हैं। फिलहाल कुछ चल रहा हो तो? जी, मैं ये सोच रहा था कि आप हमारे क्षेत्र में एक वृद्धाश्रम डालने को, चूँकि मैं अपने गोहपारू क्षेत्र में कई बार भ्रमण भी किया। कई परिवार ऐसे हैं, परिवार के लोग ऐसे हैं, सियाने लोग, कुछ माताएं हैं, कुछ वृद्ध लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है भी तो उनके बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। खाने की समस्या है, रहने की समस्या है। तो अभी लगभग 1 हफ्ते से मेरे मन में ये आया कि क्यों ना 32 बेड का या 30 बेड का एक वृद्धाश्रम, जिसका कुछ अलग से नाम दिया जाएगा। आप जैसे कुछ हमारे साथी हैं, उनका सहयोग लेके 32 लोगों का वृद्धाश्रम, जो कि पूर्णतः हिंदुओं के लिए रहेगा,
क्योंकि हर कम्युनिटी अपने अपने लिए करती है, तो हम भी अपनी कम्युनिटी के लिए ही करेंगे, इसमें वो नहीं हम। दूसरा, वृद्धाश्रम में अपन ये चाहते हैं कि 16 महिलाएं रहें, 16 वृद्ध पुरुष रहें। उनको किसी भी प्रकार से कैसे भी वो नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो माता पिता आते हैं उनके बच्चों को हम अपनी एक टीम के साथ उनके घर में जाके उनको कन्विंस करेंगे कि भाई ऐसा क्यों कि जो माता पिता आपको पाले हैं आप उनको वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दिए। मैं चाहूँगा कि मेरे वृद्धाश्रम में कभी भी एक भी सीट ना भरे, एक भी लोग मेरे वृद्धाश्रम में ना आए। मैं ये चाहूँगा कि हर कोई अपने बच्चों के पास रहे, कोई भी वृद्ध मेरे आश्रम में ठिकाना लेने ना आए। सब किसी के माता पिता को उनके बच्चे धुतकारे नहीं, उनको घर से निकाले नहीं। एक हिंदू परिवार में जो संस्कार हैं उस संस्कारों को निभाते हुए अपने माता पिता की सेवा करें। एक बेटी और एक बेटा, दोनों को किस क्षेत्र में ले जाना चाहेंगे? मैं बेटे को तो चाहूँगा कि प्रशासनिक लाइन में जाए और बेटी चाहूँगा जुडिशरी में जाए। दोनों में क्या है कि दोनों में आप अच्छी देशभक्ति और अच्छी जनसेवा कर सकते हैं, दोनों में आप न्याय दिला सकते हैं। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अमीरों के साथ भी अन्याय होते हैं, गरीबों के साथ तो होते ही हैं, अमीरों के साथ भी अन्याय होते हैं। अपन सोचते हैं, कहते हैं कि गरीबों के साथ भर अन्याय हुआ, अमीर ने कर दिया। कभी कभी क्या होता है, अमीरों के साथ गरीब भी अन्याय कर देते हैं उसका फ़ायदा उठा के। तो मैं तो चाहूँगा कि दोनों, एक प्रशासनिक और एक जुडिशरी लाइन पर जाए। Stop the perky just to start it. Stop the perky just to start it. I took off some purple just to warm up. Stop the perky just to start it. I took off some purple just to warm up. Stop the perky just to start it. I took off some purple just to warm up. Stop the perky. चूंकि आप एक युवा नेता हैं इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। युवा नेता, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी, ये तीनों का एक जो समायोजन है, हम देखते हैं कि अगर कोई ऑनेस्ट अफसर आता है, कुछ करना चाहता है, तो वहाँ पे राजनीतिक बहुत बुरे तरीके से हावी हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं वो अफसर डिमोरलाइज होता है, उपेक्षित महसूस करता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए ही कहीं ना कहीं उसकी नियुक्ति होती है, और इस विषय में अगर इस तरीके से असहयोग होना और यदि हो रहा है तो किस तरीके से आखिर सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए? देखिए, निश्चित तौर पर अधिकारी जो भी आते हैं, जो हमारी आपकी सेवा के लिए आते हैं, तो कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी के साथ अन्याय करें। उनका काम ही है न्याय करना। उनके साथ तो खासकर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो अननेसेसरी हमें उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि हाँ आप ये काम, गलत काम को आप करिए। अगर हम उन पर दबाव देते हैं तो या तो गलत काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो एक निश्चित तौर पर एक सामाजिक दबाव या राजनीतिक दबाव उनके ऊपर आता है। ऐसे में जो अच्छा अधिकारी भी काम करने वाला होता है वो भी काम करना बंद कर देता है। पत्रकारों को तो चाहिए कि अगर युवा पत्रकार है तो उनको तो चाहिए कि जो बातें सही हैं, जो बातें प्रेरणादायक हैं, उसी को प्रचारित करें, उसी को पब्लिक को दिखाएं। जो नेगेटिव खबरें हैं कोशिश किया जाए कि वो पब्लिक तक ना पहुँचे, क्योंकि नेगेटिव खबरें पहुँचेंगी तो नेगेटिव बातें ही जहन में आती हैं। बिल्कुल। तो नकारात्मक खबरें तो हमें दिखाना ही नहीं चाहिए। कि कहीं पे अगर कोई कहता है कि चोरी हो गई या मर्डर हो गया, ये हो गया, तो इन सब चीज़ों को बचना चाहिए। कहीं पे घोटाला हो गया, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, मगर पब्लिक तक हर बात को। नेतृत्व के क्षेत्र में कहा जाता है कि ये हमारा क्षेत्र शून्य है, यहाँ के नेता मजबूत नहीं है, उनकी बातें मजबूती के साथ दिल्ली या भोपाल तक नहीं पहुँच पाती। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है। अगर ना बातें पहुंचती होती तो भोपाल और दिल्ली तक, तो आज हमारा शहडोल जो एक बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था कुछ समय पहले, आज संभाग ना होता, मेडिकल ना मिलता, इंजीनियरिंग ना मिलती, यूनिवर्सिटी ना मिलती। तो इसके पीछे ये भी कहा जाता है ये नेताओं की देन नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के खुद के प्रयास हैं।
नहीं, मुख्यमंत्री के प्रयास हैं तो बात रखने वाले तो यहीं के नेता ही होंगे ना। अगर गोहपारू में कोई भी कार्यक्रम होना है तो या तो कोई पत्रकार रखेंगे बात, या तो नेता रखेंगे। मुख्यमंत्री जी को क्या मालूम कि गोहपारू में क्या है क्या नहीं है, बात रखने वाला तो कोई चाहिए। बिल्कुल। आज अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, सभी कुछ है, तो बात रखी होगी किसी ने। बिल्कुल। अगर बात रखी और बात नहीं मानी गई तब तो अपन समझ सकते हैं कि नहीं है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि नेतृत्व की हमारे यहाँ कमी है। थोड़ा कमी इस चीज़ की है कि तालमेल की। अपन उसे ऐसा भी मान सकते हैं, नेता तो है लेकिन अपने अपने कारोबार और अपने व्यापार में बिजी, इस वजह से शायद नेतृत्व थोड़ा बहुत कम हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे साथ मौजूद थे शख्सियत के इस कार्यक्रम में सुधीर प्रताप सिंह। अगले शख्सियत के साथ पुनः हम किसी एक महत्वपूर्ण शख्सियत से आपकी भेंट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुधीर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।